हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से नया टॉपिक स्टार्ट करता हूं और जिसका नाम है करंट डेंसिटी। रेजिस्टेंस तक हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। करंट डेंसिटी है क्या? देखिए, अगर ये करंट फ्लो करती हुई जा रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, किसी कंडक्टर के अंदर, तो यहां पर हम कोई एक एरिया ले ले रहे हैं। अब करंट इस एरिया के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो किसी कंडक्टर के अंदर किसी पॉइंट पर करंट डेंसिटी उस पॉइंट पर एक एरिया जो कि करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है से पास होने वाली करंट के बराबर होता है। डाउट? करंट डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर थ्रू अ प्लेन, दैट इज द एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज करंट डेंसिटी। और इसको हम लोग J से डिनोट करते हैं। तो J इज इक्वल टू I अपॉन A, राइट। ये एरिया है और ये एरिया है, और आप यहां पे देखें अगर तो डिफाइन किया गया कि करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड अ कंडक्टर इज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू यूनिट एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट एट दैट पॉइंट। बात समझ में आ गया? अब डायग्राम से भी समझ में आ गया होगा कि हमें इस पॉइंट पे अगर करंट डेंसिटी चाहिए तो यहां पर एक प्लेन ले रहे हैं जिसको हम एरिया ए ले रहे हैं, और एक करंट I एम्पियर फ्लो करते हुए चली जा रही है। अब ये प्लेन करंट के नॉर्मल है, तो अगर करंट के नॉर्मल है तो इसका एरिया वेक्टर किधर हुआ? एरिया इधर ही तो होगा। एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, राइट। तो J इज इक्वल टू I अपॉन A, राइट। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन इसका हो जाएगा एम्पियर के लिए A और मीटर के लिए L-2। ये सब इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, पूछा जा सकता है डायमेंशन, राइट। A एम्पियर, L-2 फॉर द मीटर स्क्वायर, राइट। तो J इज इक्वल टू I अपॉन A। अब J क्या है? J इज योर वेक्टर क्वांटिटी, इट इज नॉट स्केलर, और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जिधर करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। या आप कह सकते हैं दूसरे वर्ड्स में, द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि करंट किधर फ्लो करती है? पॉजिटिव चार्ज की तरफ, राइट। ठीक है। अब एक चीज और देखिए, मान लीजिए कि यही एरिया मेरा, ये कोई कंडक्टर है और हमारा एरिया कुछ इस तरीके से है और करंट इधर फ्लो कर रही है, पिछली तरीके से आई, तो अब एरिया वेक्टर तो इधर हो गया ना, तो इसका मतलब करंट इज मेकिंग एंगल थीटा फ्रॉम द एरिया वेक्टर ए, ठीक है। तो इसके डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा। यस, अगर ये नॉर्मल नहीं है प्लेन, कुछ एंगल बना रहा है। कौन एंगल बना रहा है? एरिया वेक्टर करंट के डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा। तो तब क्या हो जाएगा? इन दिस कंडीशन J इज इक्वल टू I अपॉन A कॉस थीटा। ये दोनों आपके हैं अगर ये नॉर्मल नहीं है तो, और अगर नॉर्मल है तो J इज इक्वल टू I अपॉन A। दैट्स इट। कोई डाउट इसमें? नहीं। अच्छा, अब छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, जैसे रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? हिंड्रेंस ऑफर्ड इन द फ्लो ऑफ द चार्ज। तो अब मैं कंडक्टेंस नया टर्म यूज कर रहा हूं। कंडक्टेंस क्या है? ईज इन द फ्लो ऑफ चार्ज, कितनी आसानी से फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो कंडक्टेंस क्या है? मैं इसको यहां पे दिखा रहा हूं। कंडक्टेंस
कंडक्टेंस, इसको अगर हम G से डिनोट करें तो G इज इक्वल टू 1/R, यानी कंडक्टेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। और है क्या, रेजिस्टेंस है हिंड्रेंस, तो कंडक्टेंस है ईज इन द फ्लो ऑफ चार्ज, कितनी आसानी से चार्ज फ्लो कर सकता है, राइट। बात समझ में आ गया। अच्छा, अब इसके बाद मैं एक और टर्म डिफाइन करता हूं, कंडक्टिविटी। ये जैसे रेजिस्टेंस था एक, और उसके बाद रेजिस्टिविटी आया था, वैसे ही कंडक्टेंस है तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा। तो कंडक्टिविटी को हम लोग डिफाइन करते हैं सिग्मा से, एंड सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। ये दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है ना, दिखेगा कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। इसका मतलब हुआ कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रो क्या है, रेजिस्टिविटी, राइट। और रेजिस्टिविटी हम अपने पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, ठीक है ना। तो रेजिस्टिविटी हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स रेजिस्टिविटी। अब हम इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट क्या होगी, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या थी, रेजिस्टिविटी की यूनिट अगर आपको याद आ रहा है, दैट वाज ओम मीटर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1/ओम इंटू मीटर, एंड दैट इज ओम -1 मीटर -1, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे ओम को क्या बोलते हैं, म्हो इंटू मीटर -1, ठीक है। तो इसका कंडक्टिविटी का यूनिट क्या हो गया स्टूडेंट्स, देखिएगा यूनिट है ओम इनवर्स मीटर -1, ओम-1 मीटर -1, या म्हो इंटू मीटर -1, ठीक है। सीमेंस इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी ना, तो सीमेंस मीटर ठीक है। एक मिनट देखिए, ये हमने क्या बोला, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या म्हो इंटू मीटर -1। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसे रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता था, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम, तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, ओम इनवर्स। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट है ओम इनवर्स या म्हो या सीमेंस है, ठीक है। तो यहां पर भी सीमेंस इंटू मीटर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको अभी तक जानकारी मिली करंट डेंसिटी, दैट इज I/A। उसके बाद कंडक्टेंस यानी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ओम इनवर्स या म्हो, इसको हम ऐसे बनाते हैं ओम -1, और उसके बाद कंडक्टिविटी यानी इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, और इसका यूनिट क्या है, ओम इनवर्स मीटर -1 या म्हो मीटर -1 या सीमेंस मीटर -1, राइट। सीमेंस किसका यूनिट है, कंडक्टेंस का, यानी ओम का उल्टा, ओम इनवर्स, यानी ओम इनवर्स इज इक्वल टू म्हो इज इक्वल टू सीमेंस, ये सारी एक ही यूनिट है, राइट। तो आप एक काम करिए, वीडियो पॉज करिए, इसको नोट करिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। देखिए, एक कोई वायर है जिसकी लेंथ L है, ये कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई की गई है, तो कंडक्टर के एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V डेवलप करेगा, और वो क्या होगा, V इज इक्वल टू E इंटू L, राइट। और दूसरा, जब उसमें I एम्पीयर की करंट फ्लो करेगी और कंडक्टर का रेजिस्टेंस R है, तो V इज इक्वल टू IR, ठीक है। सेकेंड, तो इन दोनों को बराबर कर दें, V is equal to EL ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्यू टू करंट V is equal to IR, दोनों रिलेशन अपनी जगह पे सही है, ठीक है। तो हम दोनों को बराबर करते हैं, यानी EL is equal to I into R, but R is equal to rho L by A। रेजिस्टिविटी याद आ रहा है ना, ठीक है। तो यहां पे रखते हैं, तो देयरफॉर E into L is equal to I रो L by A, और ये L कैंसिल हो गया, तो ये हो गया
E इज इक्वल टू रो I बाई ए, और ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू रो इंटू जे. जे क्या है, J इज इक्वल टू I बाई ए, दैट इज द करंट डेंसिटी, राइट. तो इसका मतलब ये हो गया इज इक्वल टू रो इंटू जे. अब मैंने क्या कहा, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. एक फॉर्म है ये, बस इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, जे भी वेक्टर है. तो अगर कभी भी कोई पूछ ले कि ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर है, ठीक है ना, I V की जगह E और I की जगह J, R की जगह रो, है उसी पैटर्न पे, लेकिन वेक्टर फॉर्म क्या है, तो E इज इक्वल टू रो इंटू जे. ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है. अच्छा स्टूडेंट्स, रो क्या है, रेजिस्टिविटी. यस, एक फॉर्म ये हो गया. अब रेजिस्टिविटी है, तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा इंटू जे. यस, ठीक है ना. एंड देयरफॉर J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई. ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है. तो एक हमारा रिलेशन आया A इज इक्वल टू रो इंटू जे, और दूसरा आया J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई. तो ये दोनों हमारे रिलेशन है, नोट कर लीजिएगा. फिर बता रहा हूं, नए सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है. तो ये हमारा रिलेशन है, और इन दोनों को हम वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, डिराइव करने को आ सकता है, या कुछ भी है. ठीक है, तो वीडियो पॉज करिए, फर्स्ट से नोट करिए क्विक. स्टूडेंट्स, अब मैं बता रहा हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम. देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मान लीजिए कंडक्टर है और इसको कोई पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो रैंडम वे में मूव करते रहते हैं, इरेगुलर, लेफ्ट राइट कहीं पे भी मूव किया करते हैं. किसकी वजह से, ड्यू टू इट्स टेम्परेचर. अब पूरे कंडक्टर में आप देखिए, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा, तो इसकी वेलोसिटी इससे क्या हो जाएगी, न्यूट्रल. वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना, राइट. तो अब हम अगर इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस un अपॉन n. अगर n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये मीन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u मीन क्या हो जाएगी, दिस विल बी 0. ये बात समझ में आ गई ना भाई. शुरू में जब कोई पोटेंशियल नहीं लगाया गया, तो इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट राइट अप डाउन कैसे, यहां से गया, यहां टकरा गया, इधर मूव कर गया, टकरा गया, इधर मूव कर गया, रैंडम वे में मूव करते हैं. और किस वेलोसिटी से मूव करते हैं, दे मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड. बिना पोटेंशियल के जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, वो 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और इनकी जो इस समय वेलोसिटी है, टेम्परेचर की वजह से थर्मल वेलोसिटी, इसका मीन 0, राइट. ठीक. अब आपने क्या किया, आपने उठा के पोटेंशियल लगा दिया, यहां फील्ड लगा दी. तो अब क्या होगा, जब आप फील्ड लगाएंगे, तो फील्ड किधर लगेगी, मान लीजिए फील्ड इधर लगी, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो रैंडम वे में मूव कर रहे थे, वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे. अब जब ये मूव करेंगे, तो थोड़ी दूर चलेंगे और आगे किसी और पॉजिटिवली चार्ज एटम से टकरा जाएंगे. तो ये फील्ड इनको वेलोसिटी प्रोवाइड करती है, एक्सेलरेट करती है, लेकिन ये एक्सेलरेट होकर जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तो अगले से टकरा गए, फिर आगे बढ़े तो किसी और से टकरा गए. यानी कहने का मतलब कि पूरे मूवमेंट के दौरान ये एक एक्सेलरेटेड मोशन गेन नहीं कर पाते हैं. ठीक है, क्यों भाई, आपने फील्ड लगाई है, तो उस पर फोर्स लगा, फोर्स लगने से मूव करें, लेकिन थोड़ा सा आगे चलते हैं, फट से इंस्टेंट एक्सेलरेट करते हैं और अगले से टकरा करके फिर 0, फिर एक्सेलरेट करते हैं, टकरा के फिर 0, टकरा करके फिर 0. इसका मतलब द फील्ड या पोटेंशियल गिवन टू द कंडक्टर इसको एक्सेलरेट नहीं करा पाता, बल्कि इट प्रोवाइड्स अ स्मॉल वेलोसिटी, एंड दिस स्मॉल वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो स्टूडेंट्स देखिए, मान लीजिए कि अब दो
कोलिजन, यहां से यहां कोलाइड किया था, उसके बाद यहां टकरा गया, फिर चला यहां टकरा गया, तो इन दो कोलिजन्स के बीच के टाइम को हम लोग क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द रिलैक्सेशन टाइम? पहले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने बताई अभी, ठीक है, कि व्हाट इज इट? द स्मॉल वेलोसिटी attained by the electron when we provide potential across the end of the conductor is drift velocity। अभी हम इसके बारे में और बात करेंगे। और रिलैक्सेशन टाइम क्या है? द टाइम बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन, एक यहां टकरा है, एक यहां टकरा है, इसके बीच का कोलिजन, और इस तरीके से यहां से यहां तक में कई बार टकराएगा, तो इन सबका मीन क्या हो जाएगा? दैट विल बी द मीन रिलैक्सेशन टाइम। तो अब मान लीजिए कि इस फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लगने से ये एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस हो रहा, तो अब वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंडिविजुअल की बात करते हैं, बिना फील्ड के वेलोसिटी u1 u2 u3 थी सबकी। अब फील्ड जब लगा दिया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v1 एक इलेक्ट्रॉन की, और ये क्या हो जाएगी? u1 प्लस a टाउ1। यस, एक्सेलरेट तो सेम होंगे। ऐसे ही दूसरे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? u2 प्लस a टाउ2। ऐसे ही vn इज इक्वल टू un प्लस a टाउ1, राइट। तो अब आप देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? मीन ऑफ दिस वेलोसिटी, यानी vd इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn अपॉन n। सॉरी, मैंने n कैपिटल N लिया है वहां पर, तो ये भी हम कैपिटल N ही लेंगे, राइट। अब हम ये वैल्यू पुट करें तो u1 प्लस a टाउ1 लिखता हूं, u1 प्लस a टाउ1 प्लस u2 प्लस a टाउ2 प्लस un प्लस a टाउ n अपॉन n, राइट। अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा u1 प्लस u2 प्लस un अपॉन n प्लस a कॉमन ले लिया, टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ n अपॉन n। ठीक है, अब ये क्या है? ये है दैट इज जीरो, तो दिस इज जीरो प्लस a, और ये क्या हो जाएगा? ये टाउ1 टाउ2 ये क्या है? हमारे रिलैक्सेशन टाइम अपॉन n, यानी मीन रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज a टाउ। तो vd इज इक्वल टू a टाउ। अब हम इसको यहां लिख रहे हैं, देखो स्टूडेंट्स, दिस विल बी vd इज इक्वल टू a टाउ। अब ये एक्सेलरेशन किसके वजह से प्रोड्यूस हुआ है? दैट यू कैन से a इज इक्वल टू f बाई m, क्योंकि इस फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगा था, तो दैट a इज इक्वल टू f बाई m, और m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, f क्या होगा स्टूडेंट्स? तो f इज इक्वल टू e इंटू e बाई इंटू m इंटू टाउ। ठीक है, तो अब अगर आप साइन रखना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव साइन पुट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, अदरवाइज vd इज इक्वल टू e टाउ बाई m। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो ये रिलेशन हमारा कहलाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन। और ये है क्या? अगर कहते हैं कि रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको ये रिलेशन है यहां पर। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक स्टेप और एडवांस कर जाइए, अगर बाय द वे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो E इज इक्वल टू V बाई एल होता है ना, E इज इक्वल टू V बाई एल। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, देखो E बाई एम, और E की जगह V बाई एल इंटू टाउ। ठीक है, तो VD इज इक्वल टू E बाई एम टाउ, या EV बाई एम एल इंटू टाउ। ये पोटेंशियल डिफरेंस के साथ VD का रिलेशन है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन है। तो स्टूडेंट्स एक काम करिए, पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैंने ये लिखा तो है, लेकिन है क्या वास्तव में? रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और अभी इसको हम आगे यूज करेंगे। तो एक काम करिए, पहले आप इसको पॉज करके यहां तक लाने के बाद ये नोट कर लीजिए, ठीक है, और फिर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन आपको लिख के देता हूं। पॉज करिए वीडियो।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देख लिया रिलेशन क्या था, VD इज इक्वल टू EE बाई M इंटू टाउ, ठीक है। और इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कंडक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये आपका डेफिनेशन है। और मैंने आपको बताया था कि पहले ये मूव करते हैं किस वेलोसिटी से, 10⁵ मीटर पर सेकेंड से, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर की होती है। तो स्टूडेंट्स, और रिलैक्सेशन टाइम मैंने बता दिया था क्या है, द टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन, और नंबर ऑफ कोलिजन है तो उन सबका मीन विल बी मीन रिलैक्सेशन टाइम। तो स्टूडेंट्स यहां तक आप नोट कर लीजिए, ये डेफिनेशन ये कराई दिया था, डेफिनेशन नोट करिए। और इसके बाद मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेसिस पर ओम्स लॉ डिराइव करूंगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।